टैलेंट अवेकनिंग, ड्रैकोनिक ओवरलॉर्ड ऑफ द एपोकलिप्स। अध्याय 36, लहरें, बोनस अध्याय। ब्लू सील्स गिल्ड के एक शाखा कार्यालय में, विशेष रूप से मेगासिटी आई में, माहौल बहुत ही रोमांचक था क्योंकि एक छोटा सा मुकाबला सत्र चल रहा था। शाखा मास्टर एरिक्स वैंडेगार्ड इस सब के केंद्र में थे। उनके लंबे लाल बाल एक ढीली पोनीटेल में बंधे थे जो उनकी हर हरकत के साथ हिल रहे थे। जब वह कुछ नए रंगरूटों के साथ मुकाबला कर रहे थे तो उनकी तीखी बैंगनी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। एरिक्स अपने युद्ध के दीवाने रवैये के लिए जाने जाते थे, हमेशा अपनी सीमाओं का परीक्षण करने और दूसरों को उनकी सीमाओं तक धकेलने के लिए उत्सुक रहते थे, बिल्कुल बर्सिकर गिल्ड के गिल्ड मास्टर की तरह। उनकी अनूठी प्रतिभा काउंटर उन्हें आसानी से हमलों का अनुमान लगाने और उन्हें बेअसर करने की अनुमति देती थी। ये हमले की शक्ति को मूल रूप से लगभग 10 गुना अधिक शक्तिशाली बनाकर काम करता था। भर्ती किए गए लोगों में रोलान नाम का एक लंबा, मांसल आदमी था जिसकी क्रूर ताकत केवल उसके अनाड़ी फुटवर्क और ताकत बढ़ाने की प्रतिभा से मेल खाती थी। एलिजा भी थी, जो एक तेज और फुर्तीली महिला थी जिसके छोटे कटे हुए बाल और एक तेज नज़र थी जो बुनियादी त्वरण प्रतिभा के साथ कुछ भी नहीं चूकती थी। अंत में कीरन था, एक युवा प्रतिभाशाली व्यक्ति जो शारीरिक लड़ाई के लिए एक स्वाभाविक लगाव रखता था। उसकी प्रतिभा प्रभाव ने एक हमले को पहली बार संपर्क करने के बाद 2 गुना नुकसान पहुंचाने की अनुमति दी। उसकी हरकतें उसकी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए आश्चर्यजनक रूप से तरल थीं। एरिक्स व्यावहारिक रूप से उनके हमलों के इर्द गिर्द सहजता से नाचता था। उसकी काउंटर प्रतिभा ने उनकी हर हरकत को तुलना में सुस्त बना दिया। एक सहज गति के साथ उसने अपने अग्रभाग से रोलांड के भारी प्रहार को विक्षेपित किया, एलिजा की तेज किक को किनारे कर दिया और कीरन के मुके के नीचे झुक गया। जैसे ही रोलांड ने एक व्यापक किक के साथ पीछा करने की कोशिश की, एरिक्स ने उस पर छलांग लगाई, उसके पीछे उतरा और हिट का संकेत देने के लिए उसके कंधे को हल्के से थपथपाया। अपना संतुलन बनाए रखो, रोलैंड, एरिक्स ने सलाह दी। एलिजा के मुक्का को पकड़ने के लिए समय रहते घूमकर उसकी गति को पुनर्निर्देशित किया और उसे लड़खड़ाते हुए आगे की ओर धकेल दिया। वह एक तरफ हट गया और कीरन की ऊंची किक को चकमा दिया, फिर उसे भी असंतुलित करने के लिए एक हल्का धक्का दिया। अचानक प्रशिक्षण कक्ष के दरवाजे खुले और छोटे गहरे नीले बालों वाली और सख्त भाव वाली एक महिला अंदर आई। यह एरिया वेलेन, वाइस ब्रांच मास्टर थी। एरिक्स, हमें बात करनी है। यह जरूरी है, उसने आवाज लगाई। उसकी आवाज ठंडी और आज्ञाकारी थी। एरिक्स ने बीच में ही रुककर रोलांड के एक और वार को बाल बाल बचा लिया। उसने आह भरी और सीधा होकर हाथ हिलाकर मुकाबला खत्म होने का संकेत दिया। ठीक है रंगरूटों, अभी के लिए इतना ही काफी है। मुझे उम्मीद है कि मैं जल्द ही फिर से तुम्हारे साथ मुकाबला करूंगा। जब वह आर्या के पास गया तो रंगरूट फर्श पर गिर पड़े, हाँफ रहे थे और एक दूसरे को असहज नजरों से देख रहे थे। वह हमें इस तरह भूख से मार डालेगा। हम पिछले 3 दिनों से यही कर रहे हैं, मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। रोलैंड ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। हाँ, क्या हमें यहाँ रुकना चाहिए? मुझे पता है कि वह कहता है कि वह हमें भूखा मार रहा है ताकि हम उस दिन के लिए तैयार हो सके जब हम जंगल में मिशन पर जाएंगे, लेकिन ये तो बस अतिशयोक्ति है। एलिजा ने अपनी दुखती मांसपेशियों को खींचते हुए कहा। कीरन ने कंधे उचकाए, उसकी आंखों में गंभीरता थी। लोगों को बेहतर होना चाहिए। अगर हम अभी हार मान लेते हैं तो हम कभी नहीं सुधरेंगे। हमें बस उस पर एक वार करना है। और फिर उसने वादा किया कि हम कुछ खाएंगे। अन्य 2 मुड़े और उसे गौर से देखा। अचानक एलिजा बोली, अगर तुम भूल गए हो, वह 3 दिन पहले की बात है बेवकूफ़। हम खाली पेट कैसे लड़ सकते हैं? मुझे मत बताओ, क्या तुम उसके साथ मिलीभगत में हो? क्या तुम वाकई हमें मरवाने की योजना बना रहे हो? उसने धीरे धीरे उसके पास जाते हुए कहा। वह लंबी नहीं थी, फिर भी किसी कारण से ऐसा लग रहा था कि उसकी परछाई उसके ऊपर ऊंची है। कीरन ने कंधे उचकाए। ठीक है एलिजा, बस शांत हो जाओ। इस बीच एरिक्स एक चंचल मुस्कान के साथ आर्या के पास पहुंचा। ओ प्रिय आर्या, जिस तरह से तुमने मुझे पहले पुकारा था वह बहुत प्यारा था। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक बार और पुकारो। आर्या स्पष्ट रूप से चिड़ी हुई दिख रही थी क्योंकि उसने उसकी बांह पर चुटकी काटी। बंद करो एरिक्स, ये गंभीर है। एरिक्स ने मुंह सिकोड़ा लेकिन हंसते हुए अपनी बांह को रगड़ा। ठीक है, ठीक है, इतनी जल्दी क्या है? आर्या की अभिव्यक्ति थोड़ी नर्म हुई लेकिन गंभीर बनी रही। हमें एक समनकर्ता के बारे में सूचना मिली है जो यूनियन कार्यालय में एक विशाल क्लास ड्रेक को बुलाने में कामयाब रहा। यहाँ एक नज़र डालें। उसने अपनी घड़ी में एक बटन क्लिक किया और एक होलोग्राफिक विंडो दिखाई दी जिसमें घटना की रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही थी। एरिक्स ने फुटेज देखा, उसकी आंखें दिलचस्पी से चौड़ी हो गईं। प्रश्न में समनकर्ता एलिस्टर था, जो शक्ति के प्रभावशाली प्रदर्शन के साथ विशाल ड्रेक को नियंत्रित कर रहा था। एरिक्स के होंठ एक जानकार मुस्कान में मुड़ गए। मैं समझता हूं कि तुम क्या कहना चाह रही हो आर्या। एक बार जब यह वीडियो फैल जाएगा तो इस मेगा सिटी के सभी शाखा मास्टर उसके पीछे पड़ जाएंगे। हमें उसका पता ढूंढना होगा और ब्लू सील्स में शामिल होने के लिए पहले उससे संपर्क करना होगा।
आर्या ने सिर हिलाया लेकिन अपनी चिंता व्यक्त की, अपनी बाहों को पार किया और अपनी भौं को सिकोड़ लिया। बरसेकर गिल्ड के गिल्ड मास्टर आन्या के बारे में क्या? वह अभी भी आसपास है और कुछ समस्याएं पैदा कर सकती है। एरिक्स ने बेपरवाही से कंधे उचकाए, अपनी बाहें अपने सिर के ऊपर फैलाईं। मैं कभी भी अपने नियंत्रण से परे की चीज़ों के बारे में चिंता करने वाला नहीं रहा हूँ। अगर वह हमसे पहले उसे छीन लेती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हम अभी गिल्ड मास्टर्स के स्तर पर नहीं हैं, इसलिए उसके लिए द्वंद्वयुद्ध व्यर्थ होगा। हालांकि कोशिश करना अच्छा होगा, लेकिन मैं व्यर्थ प्रयास का प्रशंसक नहीं हूँ। इसलिए अगर हम जल्दी कर सकते हैं और पहले उसके पास पहुँच सकते हैं तो सब ठीक है। आर्या ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, सिर हिलाने से पहले सोच समझकर अपनी ठुड्डी थपथपाई। मैं अपने सबसे अच्छे लोगों को इस पर लगाऊंगा। हम उसे ढूंढ लेंगे और अपना कदम बढ़ाएंगे। एरिक्स का चंचल व्यवहार एक पल के लिए वापस आ गया जब उसने उसे आंख मारी, थोड़ा झुककर। बहुत बढ़िया। और आर्या, जब तुम गंभीर होती हो तो तुम्हारी आवाज़ वाकई बहुत प्यारी होती है। आर्या ने अपने दांत पीस लिए, उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया क्योंकि उसने उसे फिर से चुटकी काटी, इस बार जोर से, उसकी त्वचा को मोड़ते हुए। ध्यान दो एरिक्स, हमें काम करना है। ओह ओह ओह, मैं समझ गई। बस मरोड़ना बंद करो, मुझे भी दर्द हो रहा है, तुम्हें पता है। एरिक्स चिल्लाए, कराहते हुए और पीछे हटते हुए, दर्द वाले स्थान को रगड़ते हुए। अध्याय 37, लहरें भाग 2। इस बीच जैसे ही रेड फीनिक्स गिल्ड का विशाल विमान मेगासिटी आई के बाहरी अवरोध के पास पहुंचा, शहर के रक्षाकर्मियों ने इसकी प्रगति पर बारीकी से नजर रखी। नियंत्रण टॉवर के अंदर तकनीशियनों ने अपने सिस्टम की जांच की और फिर से जांच की, ये सुनिश्चित करते हुए कि गिल्ड के आगमन के लिए सब कुछ ठीक था। नियंत्रण, ये फीनिक्स लीडर है जो मेगासिटी आई हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए मंजूरी मांग रहा है। पायलट की आवाज़ रेडियो पर कर्कश थी। मेगासिटी कंट्रोल, फीनिक्स लीडर को मंजूरी दी गई। प्राधिकरण के लिए अवरोध पहुंच बिंदु पर आगे बढ़ें, नियंत्रक ने जवाब दिया। कॉकपिट में पायलट ने नियंत्रणों को समायोजित किया, विमान को जादुई गुंबद की ओर लाया जो मेगासिटी आई को घेरे हुए था। अवरोध, आंखों के लिए एक दावत, जादुई और तकनीकी एकीकरण का एक सच्चा चमत्कार। इसने शहर को बाहरी खतरों से बचाया जबकि अधिकृत विमानों को गुजरने की अनुमति दी। फीनिक्स लीडर मेगासिटी कंट्रोल के लिए बैरियर एक्सेस पॉइंट के पास पहुंच रहा है। पायलट ने विमान को निर्दिष्ट प्रवेश बिंदु पर ले जाते हुए सूचना दी। बाहर गुंबद चमक उठा क्योंकि उसने अधिकृत दृष्टिकोण को पहचान लिया था। क्षण भर के लिए अलग हो गया ताकि विमान के गुजरने के लिए एक स्पष्ट मार्ग बन सके। ग्राउंड कर्मियों ने देखा कि रेड फीनिक्स गिल्ड का फ्लैगशिप बैरियर के माध्यम से अपना रास्ता बना रहा था, अंततः निर्दिष्ट रनवे पर आसानी से उतर गया। जैसे ही विमान उतरा, जहाज के विशाल दरवाजे खुल गए, जिससे रेड फीनिक्स गिल्ड के शाखा मास्टर ऑर्डेन और उनकी टीम टर्मैक पर बाहर निकल आए। ऑर्डेन अपने काले बालों, तीक्ष्ण हरी आंखों और तीखे जबड़े के साथ एक प्रभावशाली व्यक्ति थे। ऑर्डेन ने क्षेत्र के चारों ओर संक्षेप में देखा, ग्राउंड क्रू को सिर हिलाया जो सम्मान के साथ पास आए। वापस आकर अच्छा लगा, उन्होंने कहा। शहर की परिधि से कोई अपडेट? ग्राउंड क्रू के सदस्यों में से एक ने हाथ में एक टैबलेट लेकर आगे कदम बढ़ाया। सर, परिधि रिपोर्ट अभी के लिए स्पष्ट हैं। शत्रुतापूर्ण संस्थाओं की ओर से कोई हालिया गतिविधि नहीं है। बहुत बढ़िया, ऑर्डेन ने कहा। उसकी नज़र अपनी टीम पर गई क्योंकि उन्होंने अपने उन्नत एयर फिल्टर मास्क को हटाना शुरू कर दिया था, जिससे उनके चेहरे दिखाई दे रहे थे। एक वरिष्ठ गिल्ड सदस्य ऑर्डेन के पास आया और सिर हिलाकर उसके आगमन को स्वीकार किया। ब्रांच मास्टर ऑर्डेन, होवर लिमो में आपके और आपकी टीम के लिए जलपान तैयार है। गिल्ड सदस्य ने पास में खड़ी एक सुंदर गाड़ी की ओर हाथ दिखाते हुए उसे सूचित किया। धन्यवाद, ऑर्डेन ने सिर हिलाकर उत्तर दिया। चलो वहां चर्चा करते हैं। हमें अगले क्लियरिंग ऑपरेशन के लिए तैयारियों पर चर्चा करनी है। उसने निर्देश दिया और अपनी टीम को होवर लिमो की ओर ले गया, जहां जलपान की प्रतीक्षा थी। शहर की सुरक्षा बनाए रखने और जंगल के खिलाफ इसकी सीमाओं का विस्तार करने के लिए योजना बनाने और रणनीति बनाने से पहले आराम करने का एक संक्षिप्त क्षण। जैसे ही रेड फीनिक्स गिल्ड के सदस्य विशाल काले रंग की होवर लिमो के पास पहुंचे, उसका विशाल आकार टर्मैक पर स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। नियमित लिमोजीन की तुलना में यह इतनी बड़ी थी कि कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी ऊंचाई पर अंदर खड़ा हो सकता था। इसकी डिज़ाइन और क्षमता के कारण यह एक छोटी बस की तरह अधिक थी। बोर्डिंग से पहले विशेष वैक्यूम क्लीनर जैसी दिखने वाली चीज़ को पकड़े हुए परिचारकों ने गिल्ड सदस्यों के पहनावे से धूल के कणों को तेजी से हटाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे किसी भी अज्ञात सूक्ष्मजीव या बीमारी को अपने साथ न लाएं। उनमें से कई के शरीर पर बाहर के जंगल के निशान थे, जहां वे सफाई गतिविधियों में लगे हुए थे। एक बार साफ हो जाने के बाद वे लिमो के विशाल इंटीरियर में प्रवेश कर गए। अंदर दीवारों पर आलीशान सीटें लगी हुई थीं, जो आराम और विलासिता का एहसास कराती थीं। जैसे ही वाहन में जान आई और वह जमीन से ऊपर उठा, सदस्य अपनी सीटों पर बैठ गए। इंजनों की आवाज़ बाहरी दुनिया की आवाज़ों को दबा रही थी। ब्रांच मास्टर ऑर्डेन के बगल में मार्कस नामक एक अनुभवी गिल्ड सदस्य बैठा था।
मार्कस एक अनुभवी क्लियरर था जो अपने कौशल और रणनीतिक मानसिकता के लिए जाना जाता था। उसके चेहरे पर निशान थे, जंगल के जीवों के खिलाफ अनगिनत लड़ाइयों के निशान जो शहर के विस्तार को खतरे में डालते थे। चेहरे पर निशानों के बावजूद मार्कस की आंखें उतनी ही तेज और शांत थीं जितनी पहले थीं, जो गिल्ड के प्रति उसकी वफादारी का सबूत था। छापे हाल ही में विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण रहे हैं, ऑडेन ने कहा। उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ गई थी क्योंकि वह अपने कांपते हुए बाएं हाथ को देख रहा था, जो इस बात का संकेत था कि लड़ाइयां उस पर कितना भारी पड़ रही थीं। दीवारों के पार के जीव अधिक आक्रामक लगते हैं, लगभग ऐसा लगता है जैसे वे अपने हमलों का समन्वय कर रहे हों। मार्कस ने सिर हिलाया, उसकी निगाहें लिमो की रंगीन खिड़कियों के बाहर से गुजरते शहर के क्षितिज पर टिकी थीं। हाँ, मैंने भी यही पैटर्न देखा है। अगर यह जारी रहा तो हमें मुख्यालय से अतिरिक्त सहायता मांगने की ज़रूरत पड़ सकती है। मार्कस फिर से बोलने से पहले एक पल के लिए झिझका। सहायता की बात कर रहा हूँ, शाखा मास्टर। मैं आपसे कुछ और बात करना चाहता था। ऑडेन मार्कस की ओर मुड़ा, उसकी अभिव्यक्ति चौकन्नी थी। क्या है, मार्कस? मार्कस ने अपनी मुद्रा ठीक की। स्काउट्स के बीच एक उल्लेखनीय व्यक्ति के बारे में चर्चा हुई है जो हाल ही में हमारे रडार पर आया है। एक संभावित भर्ती जो हमारे गिल्ड को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत कर सकता है। ऑडेन की दिलचस्पी बढ़ गई। मुझे और बताओ। मार्कस ने रिपोर्ट को याद करते हुए थोड़ा पीछे झुकते हुए सिर हिलाया। इस व्यक्ति को असाधारण क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए देखा गया है। उनके पास कौशल और क्षमता का एक दुर्लभ संयोजन है जो हमारे संचालन के लिए अमूल्य साबित हो सकता है। ऑडेन ने इस जानकारी पर ध्यान से विचार किया, उसका दिमाग पहले से ही रणनीतिक निहितार्थों का मूल्यांकन कर रहा था। क्या हमने इस व्यक्ति की पहचान कर ली है? हाँ, मार्कस ने पुष्टि की। हमारे स्काउट्स उनकी गतिविधियों पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं। ऑडेन ने सोच समझकर सिर हिलाया, उसकी नज़र लिमो की खिड़कियों के बाहर से गुजरते शहर के नज़ारे पर चली गई। उनकी गतिविधियों पर नज़र रखना जारी रखें, उसने निर्देश दिया। अगर वे खुद को योग्य साबित करते हैं और हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं तो हमें उन्हें निमंत्रण देना चाहिए। मार्कस ने अजीब तरीके से कंधे उचकाए, उसकी भौहों के बीच एक हल्की सी सिलवट बन गई। मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ बैठे रह सकते हैं सर। ऑडेन ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे लगता है कि अगर मैं तुम्हें दिखा दूं तो बेहतर होगा, मार्कस ने जवाब दिया। फुटेज निकालो, उसने आवाज़ लगाई। जवाब में उनके सामने एक विशाल सफ़ेद होलोग्राफिक विंडो दिखाई दी जिसमें एलिस्टर द्वारा सिंडर विशाल ड्रेक को बुलाने का वीडियो दिखाया गया था। ऑडेन आगे झुका, उसकी नज़र होलोग्राम पर टिकी हुई थी। अद्भुत, उसने बड़बड़ाया। वह एक समनकर्ता होना चाहिए। मार्कस की ओर मुड़ते हुए उसने पूछा, वह किस रैंक का है? मार्कस ने हल्के से मुस्कुराया। हमारे इंटेल के अनुसार वह एक एसएसएस रैंक का है। ऑडेन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। भगवान प्रतिभा को रैंक देते हैं। प्रतिभा के ऐसे रैंक वास्तव में मौजूद हैं। मुझे लगा कि वे केवल एक मिथक हैं। मैंने भी यही सोचा, मार्कस ने स्वीकार किया। अब तक हमने जो सबसे उच्च रैंक देखी है वह एसएस थी। ऑडेन ने अपनी भौहें सिकुड़ीं। तो आप इस फुटेज से मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? मार्कस की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। ये कुछ घंटों पहले इंटरनेट पर लीक हो गया था। अब तक ये संभवतः सभी गिल्ड शाखा मास्टर्स तक पहुंच गया होगा। बहुत अधिक संभावना है कि वे उसे सुरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत रूप से आएंगे। ऑडेन ने सोच समझकर सिर हिलाया। तो आप कह रहे हैं? हाँ, शाखा मास्टर। मार्कस ने ऑडेन की नज़रों से मिलते हुए कहा। आपको उसे भर्ती करने के लिए व्यक्तिगत रूप से जाना पड़ सकता है। ऑडेन के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। तो और भी अधिक कारण है। उसने शराब का गिलास उठाया, उसे अपने होठों तक उठाया और एक लंबा घूंट लिया। गिलास नीचे रखते हुए उसने लापरवाही से अपने अंगूठे से अपना मुंह पोंछा। मैं इंतजार नहीं कर सकता। अध्याय 38, लहरें भाग 3 बोनस अध्याय। मेगासिटी आई सेक्टर 3 में बरसकर गिल्ड के शाखा कार्यालय के आसपास रात का नज़ारा बहुत सुंदर था। साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। शहर की ऊंची ऊंची इमारतें चांदनी की कोमल चमक में नहा रही थीं, जिससे लंबी परछाइयां बन रही थीं जो हल्की हवा में जीवंत लग रही थीं। इमारत से कुछ किलोमीटर दूर एक डी रैंक कालकोठरी से 7 व्यक्तियों का एक समूह निकला। उनके चेहरे उस दरार की कोमल नीली चमक से रोशन थे जिससे वे अभी अभी बाहर निकले थे। टीम में 6 नए रंगरूट और गिल्ड का एक अनुभवी सदस्य शामिल था। रंगरूटों में चेज भी था, जो एलिस्टर का पूर्व मित्र था, जिसकी प्रभावशाली एस रैंक प्रतिभा एब्सोल्यूट जीरो ने उसे छापे के दौरान सबसे अलग बना दिया था। 2 नए रंगरूट, दोनों महिलाएं, बड़ी मुस्कान के साथ चेज के पास पहुंचीं। यह अद्भुत था, चेज। उनमें से एक, लिसा नाम की एक लंबी महिला जिसके बाल काले थे, ने कहा। बर्फ पर आपका नियंत्रण अविश्वसनीय है। हाँ, गहरे नीले बालों और चमकीली नीली आंखों वाली दूसरी महिला, जिसका नाम मिया है, ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाते हुए सहमति जताई।
और हम सभी के साथ आपका समन्वय बिल्कुल सही था। आपके बिना हम ये सब नहीं कर पाते। चेज अपने डरावने शरीर के बावजूद विनम्रता से मुस्कुराया और सिर हिलाया। धन्यवाद, लेकिन यह एक टीम प्रयास था। हम सभी ने बहुत अच्छा किया। इस बीच अन्य 3 नए भर्ती थोड़ा अलग खड़े होकर आपस में बड़बड़ा रहे थे। उनमें से एक, डेरेक नाम का एक दुबला पतला युवक, फुसफुसाया, वह बहुत दिखावा करता है, सिर्फ इसलिए कि उसके पास एस रैंक की प्रतिभा है। हाँ, एक और भर्ती, काल नाम का एक मोटा आदमी, छोटे भूरे बालों वाला, अपना सिर हिलाते हुए सहमत हुआ। ऐसा लगता है कि वह पहले से ही सर्वश्रेष्ठ है। तीसरा रंगरूट, गहरी आंखों वाला एक शांत युवक और गंभीर भाव वाला एथन, बस कंधे उचकाता हुआ बोला, चलो बस खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। पर्यवेक्षक, एक अनुभवी गिल्ड सदस्य जिसका चेहरा भूरा और सीधा सादा था, ग्रेगर, ने उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए ताली बजाई। ठीक है, सब लोग इकट्ठा हो जाओ, हम अब गिल्ड की ओर वापस जा रहे हैं, आगे बढ़ो। रंगरूटों ने जल्दी से आज्ञा का पालन किया और प्रतीक्षा कर रहे वाहन की ओर बढ़ते हुए लाइन में लग गए। पर्यवेक्षक ने उन पर कड़ी नज़र रखी, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई पीछे न रह जाए। चलो लोग, हमें एक डीब्रीफिंग में भाग लेना है और मैं शाखा मास्टर को प्रतीक्षा नहीं करवाना चाहता। जैसे ही वे बड़े होवर वाहन के पास पहुंचे, जिसका चिकना काला फ्रेम तारों की रोशनी को प्रतिबिंबित कर रहा था, चेस खुद को सफल महसूस करने से नहीं रोक सका। अपने कुछ साथियों की ईर्ष्या की फुसफुसाहट के बावजूद वह जानता था कि उसने आज रात अपनी योग्यता साबित कर दी है। वाहन के अंदर जाने के बाद यह जमीन से आसानी से ऊपर उठ गया। इंजन की हल्की आवाज़ केबिन में भर गई क्योंकि यह गिल्ड की ओर वापस अपनी यात्रा शुरू कर रहा था। भर्ती आलीशान सीटों पर बैठ गए। लिसा और मिया अभी भी उत्साह से गुलजार थीं, अपने छापे की सफलता के बारे में बात करने से खुद को नहीं रोक पाईं। ये बहुत अच्छा रहा, लिसा ने कहा, उसकी आंखें चमक रही थीं। अगर हम इसे जारी रखते हैं तो हम कुछ ही समय में उच्च रैंकिंग वाले डेंगॉन पर छापा मारेंगे। मिया ने जोर से सिर हिलाया। निश्चित रूप से, हमने साथ मिलकर बहुत अच्छा काम किया और चेस का एब्सोल्यूट ज़ीरो एक गेम चेंजर था। जब वे बात कर रहे थे, डेरेक ने अपना स्मार्टफोन निकाला, एक पुराना मॉडल जो इस्तेमाल से घिसा हुआ लग रहा था। डार्विन ने नज़र घुमाई और भौहें ऊपर उठाईं। तुम अभी भी उस पुरानी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हो? एथन ने अविश्वसनीय रूप से पूछा। डेरेक ने कंधे उचकाए, उसकी अभिव्यक्ति उदासीन थी। यह मेरी माँ की ओर से एक उपहार था। मैं इसे तब तक रखूंगा जब तक ये टूट न जाए या जब तक मैं इससे बेहतर चीज़ न खरीद लूँ। एथन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मर्जी। जैसे जैसे वाहन शहर में आसानी से आगे बढ़ता गया, इंजन की धीमी गति और धीमी आवाज़ ने एक आरामदायक सवारी बनाई। डेरेक अपने फ़ोन को स्क्रॉल करना जारी रखता था, स्क्रीन की चमक उसके चेहरे पर दिखाई देती थी। अचानक उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह चिल्लाया, वाह। पर्यवेक्षक, ग्रेगर ने अपना सिर घुमाया, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। यह क्या बकवास था? लिसा और मिया दोनों उछल पड़े, अपनी छाती पकड़ ली। हे भगवान, डेरेक, तुमने हमें लगभग दिल का दौरा दे दिया, लिसा ने डांटा। दूसरे लोगों ने भी अपनी अस्वीकृति व्यक्त की। हाँ, ये ठीक नहीं है यार, एथन ने कहा। डेरेक ने शर्मिंदगी से अपना फ़ोन उठाया। माफ़ करना, माफ़ करना। ये बस, इसे देखो, ये वीडियो अभी इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। उसने दूसरों को स्क्रीन दिखाई जिसमें एक समनकर्ता द्वारा एक विशाल ड्रेक को बुलाने का वीडियो दिखाया गया था। दृश्य अराजक था, यूनियन के अधिकारी जानवर को नियंत्रित करने के लिए हाथ पांव मार रहे थे। वह कौन है? मिया ने जोर से आश्चर्य से पूछा, उसकी आंखें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं। एथन ने अनुमान लगाया कि यह आदमी इतिहास का सबसे शक्तिशाली समनकर्ता होगा, बेहतर नज़र डालने के लिए करीब झुकते हुए। चेस चुपचाप बैठा रहा, अपनी बाहें मोड़े, बातचीत को अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब डेरेक वीडियो देखता रहा, एथन ने पूछा, उस समनकर्ता को किस रैंक का होना चाहिए? डेरेक ने वीडियो के शीर्षक पर नज़र डाली। इसके अनुसार वह एक एसएसएस रैंक समनकर्ता है। रैंक के उल्लेख पर चेस का सिर अचानक ऊपर उठा। जैसे ही वह आगे झुका, उसकी आंखें सिकुड़ गईं, उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। मुझे वह दे दो, उसने डेरेक के हाथ से फ़ोन छीनते हुए मांग की। अरे, इसे मत तोड़ो, डेरेक चिल्लाया। चेज ने स्क्रीन को घूरा, उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने समनकर्ता को पहचान लिया। उसकी पकड़ ढीली हो गई और फ़ोन उसकी पकड़ से फिसल गया, फर्श पर गिर गया, इसकी स्क्रीन थोड़ी सी टूट गई। अरे, चेज, तुमने इसे तोड़ दिया, डेरेक चिल्लाया, अपना फ़ोन उठाने के लिए हाथ पैर मारते हुए। लेकिन चेज जवाब देने में असमर्थ था। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था, उसके दिमाग में वीडियो फिर से चल रहा था। उसने अभी अभी किसको देखा था, यह एहसास उसे पल भर के लिए अवाक कर गया। बाकी रंगरूटों ने उसकी ओर देखा, उसकी प्रतिक्रिया से हैरान। लिसा और मिया ने चेस की ओर मुड़ने से पहले एक दूसरे को देखा, उनकी जिज्ञासा उसकी प्रतिक्रिया से बढ़ गई। क्या हो रहा है, चेज? मिया ने धीरे से पूछा।
चेज ने बड़बड़ाया, उसकी आंखें अभी भी सदमे से चौड़ी थीं। लेकिन यह नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? एथन आगे झुका, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। चेज वास्तविकता में वापस आया, अपना सिर हिलाते हुए। मैं ये कुछ भी नहीं है। डेरेक, जिसका फोन गिरा था, उसे घूर कर देखा। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, चेज। तुम्हें मेरे फोन को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। लिसा ने आंखें घुमाईं। डेरेक, तुम नाटक कर रहे हो। बस कुछ दरारें हैं। बड़ी बात है। नुकसान तो नुकसान ही है, डेरेक ने अपनी बाहें क्रॉस करके जवाब दिया। उसे मुझे मुआवजा देना चाहिए। चेज ने अचानक अपने दांत पीस लिए, उसकी मुट्ठियां भींच गईं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हालात ऐसे भी हुए तो भी मैं अपने फैसले पर अड़ा रहूंगा। असल में जब हम फिर मिलेंगे तो मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं बेहतर हूं। बाकी लोगों ने उसे देखा, वे स्पष्ट रूप से भ्रमित थे। वे अभी भी नहीं समझ पाए थे कि चेज किस बारे में बात कर रहा था। चिंतित मिया उसके करीब झुकी। चेज, क्या तुम वीडियो में दिख रहे लड़के को जानते हो? चेज ने गहरी सांस ली, उसकी नज़र गंभीरता से सख्त हो गई। हाँ, पुराने समय में वह मेरा प्रतिद्वंद्वी है, एलिस्टर। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। बर्सिकर गिल्ड के शाखा कार्यालय में, जो एक विशाल गगनचुंबी इमारत में स्थित है, माहौल शांत नहीं था। शीर्ष मंजिल पर एक कमरे में, जो केवल बड़ी खिड़कियों से छनकर आने वाली दूर की शहर की रोशनी से रोशन था, गिल्ड मास्टर आन्या एक डेस्क के पीछे बैठी थी। उसके बैंगनी बाल उसकी पीठ पर बह रहे थे और उसकी तीखी लाल आंखें अंधेरे में हल्की चमक रही थीं। आन्या ने अपने हाथ में एक टैबलेट पकड़ रखा था और ध्यान से एक वीडियो देख रही थी। फुटेज में एलिस्टर को एक विशाल ड्रेक को सहजता से नियंत्रित करते हुए दिखाया गया था। वीडियो खत्म होते ही उसके होठों पर मुस्कान फैल गई। मुझे पता था कि वह मुझे आश्चर्यचकित करेगा, उसने कहा। उसके बगल में शाखा मास्टर खड़ा था, जो छोटे, नुकीले बालों और सख्त चेहरे वाला एक लंबा आदमी था, और उप शाखा मास्टर, एक महिला जिसका बाल चिकना बॉब कट और तीखी आंखें थीं। दोनों ने आन्या को करीब से देखा, उसके ध्यान की तीव्रता को महसूस किया। शाखा मास्टर ने चुप्पी तोड़ी। गिल्ड मास्टर, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? आन्या ने धीरे से टैबलेट को नीचे किया, उसकी नज़र स्क्रीन से तब तक नहीं हटी जब तक कि वह नज़र से ओझल नहीं हो गई। जैसे ही वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुकी, उसकी आंखें थोड़ी चमक उठी, उसके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान फैल गई। ये स्पष्ट है, यह एक और प्रतिभा छीनने का समय है। अध्याय 39, उत्तरजीविता या युद्ध प्रशिक्षण। यह हवा, क्या ये जंगल नहीं है? सिस्टम मुझे यहाँ क्यों भेजेगा? मैं शहर से कितनी दूर हूँ? छाया में मौजूद आकृति धीरे धीरे बाहर निकली, जिससे सफ़ेद फर वाले एक विशाल भेड़िए का शरीर दिखाई दिया। नीली प्रतिभा प्रणाली की खिड़की अचानक एलिस्टर के सामने प्रकट हुई, जिसमें प्राणी की जानकारी का विवरण दिया गया। राक्षस, सिल्वर वुल्फ, रैंक डी, क्लास मध्यम, आंकड़े HP 1500, MP 500, ATK 200, डेफ 100, MATK 150, MDEF 80, SPD 250। कौशल, काटना, एक शक्तिशाली काटने वाला हमला जो गंभीर रक्तस्राव का कारण बन सकता है। चीखना, लड़ाई में सहायता के लिए आसपास के पैक सदस्यों को बुलाता है। त्वरण, युद्ध के दौरान गति और बचाव को बढ़ाता है। कुल युद्ध शक्ति 2780। टिप्पणी, वे आमतौर पर झुंड में चलते हैं। जैसे ही एलिस्टर ने जानकारी पढ़ना समाप्त किया, भेड़िया उस पर टूट पड़ा, उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके मुंह से लार टपक रही थी। एलिस्टर की सहज प्रवृत्ति ने काम किया और वह चिल्लाया, सिंडर, बाहर आओ। उसके बगल में एक दरार खुल गई और एक जोरदार धमाके के साथ विशाल काला ड्रेक, सिंडर, उभरा। सिंडर के मुंह से तुरंत लपटें निकलीं, जिसने हमलावर भेड़िए को जलती हुई लपटों में लपेट लिया। सिल्वर वुल्फ को चिल्लाने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वह राख के ढेर में तब्दील हो जाए। एलिस्टर ने अपने माथे से पसीना पोंछा, उसका दिल अभी भी एड्रेनालाइन रश से धड़क रहा था। उसने चारों ओर नज़र घुमाई और ये देखने की कोशिश की कि उसके लिए और क्या आश्चर्य हो सकता है। गर्मी की तीव्रता इतनी अधिक थी कि यह उन संरचनाओं को पिघलाने लगी जहां लपटें गिर रही थीं। इस भीषण गर्मी के कारण एलिस्टर ने अपना हाथ ऊपर उठाकर अपना चेहरा ढक लिया और इसकी चमक ने उसकी आंखों को भी प्रभावित किया। अंत में सिंडर रुक गया। प्रभावशाली, सिंडर, एलिस्टर ने ड्रेक की पपड़ीदार खाल को थपथपाते हुए कहा। चलो सतर्क रहें, यदि ये भेड़िए झुंड में चलते हैं तो उनमें से और भी हो सकते हैं। खिलाड़ी को सूचना, ये खिलाड़ी का प्रशिक्षण सत्र था, अपने दुश्मनों को हराने के लिए अपने समन पर निर्भर रहना खोज के पूरे उद्देश्य को विफल कर देगा। सूचना, सिस्टम ने खोज विवरण में एक दोष पाया है, पुनः समायोजन कर रहा है। खोज फिर से जारी की गई। अपने कमजोर शरीर को प्रशिक्षित करें। प्रतिदिन खिलाड़ी से अपेक्षा की जाती है कि वह जीवित रहे और समय समाप्त होने तक सभी राक्षसों से लड़े। 1 घंटा।
खोज पूर्ण करने की शर्त, खिलाड़ी को इस समय सीमा में कम से कम 50 राक्षसों को व्यक्तिगत रूप से मारना होगा, अन्यथा समय रीसेट हो जाएगा। एलिस्टर ने सिस्टम विंडो पर नज़र डाली क्योंकि आवाज़ उसके सिर में गूंज रही थी। लगता है कि सिस्टम की बात सही है। पूरी तरह से सिंडर पर निर्भर रहने से मैं व्यक्तिगत रूप से मजबूत नहीं हो पाऊंगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह मेरा साथ नहीं दे सकती। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं, तो इस तरह का माहौल पंजे वाले गॉन्टलेट्स के साथ युद्ध में प्रशिक्षण के लिए भी सबसे अच्छा होगा। इन्वेंट्री सामने आए और एल्सिटर ने अपने हाथ उसमें डाले और गॉन्टलेट्स को बाहर निकाला। वे बिल्कुल काले थे, पंजे वाले, जैसा कि सिस्टम ने कहा था। वे थोड़े बड़े थे, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें पहना, उनके किनारे और चारों ओर की रेखाएं क्षण भर के लिए पीली हो गईं और वे एलिस्टर के हाथ के आकार में सिकुड़ गईं। सिंडर ने अपना विशाल सिर झुकाया और पंजे वाले गॉन्टलेट्स को जिज्ञासा से देखा। ये क्या हैं, मेरे स्वामी? एलिस्टर ने हथियार को महसूस करने के लिए अपनी उंगलियां मोड़ीं। ये मेरे पसंदीदा हथियार हैं। सिंडर ने असली ड्रैगन के पंजों से समानता देखी और उसने सिर हिलाया। मैं अपने स्वामी से इससे कम की उम्मीद नहीं करूंगी। यहाँ आपकी क्या योजनाएं हैं? ठीक है, एलिस्टर ने अपना रुख समायोजित करते हुए उत्तर दिया, मुझे लगता है कि प्रशिक्षण। सावधान रहें, हमारे पास आगंतुक हैं। जैसे ही उसने बात की और अधिक सिल्वर वुल्फ छाया से निकलकर इमारतों के अवशेषों के ऊपर से निकले, एलिस्टर और सिंडर को घेर लिया। उनकी आंखें चमक उठीं और धीमी गड़गड़ाहट हवा में भर गई। सिंडर तनाव में आ गई, आग की लपटों की एक और धार छोड़ने के लिए तैयार, लेकिन एलिस्टर ने उसे रोकने के लिए एक हाथ ऊपर उठाया। बाईं ओर वालों को ले लो, मैं दाईं ओर वालों को संभाल लूंगा। समझ गया, मेरे स्वामी। अचानक तेजी से एलिस्टर ने दाईं ओर के भेड़ियों पर हमला किया, उसके दस्ताने चांदनी में चमक रहे थे। उसने पहले भेड़िए पर वार किया, उसके पंजे उसके फर और मांस को चीर रहे थे। बाईं ओर सिंडर की लपटें आगे की ओर बढ़ीं और भेड़ियों को भस्म कर दिया जो डर के मारे जम गए थे। उसकी आंखें एलिस्टर से कभी नहीं हटी, क्योंकि वह लड़ रहा था। सिल्वर वुल्फ ने एलिस्टर के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि उसका हथियार घातक लग रहा था। ये जानवर तेज थे, उनकी हरकतें मंद रोशनी में लगभग धुंधली थीं। ये भूतों के साथ पहले जैसा नहीं है, वे बहुत अधिक समन्वित लगते हैं। अगला भेड़िया अचानक तेजी से उस पर झपटा। एलिस्टर ने एक तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन इतनी तेजी से नहीं। भेड़िए के पंजे उसके हाथ पर लगे, जिससे गहरे घाव हो गए। वह दर्द से कराह उठा, पीछे की ओर लड़खड़ाते हुए। नोटिस, रक्त उपचार सक्रिय है। नोटिस, रक्त हेरफेर सक्रिय है। रक्त क्या? एलिस्टर ने सदमे में देखा क्योंकि उसके घाव से बहने वाला रक्त उसके प्रवाह को उलटकर उसके शरीर में वापस रिसने लगा। उसकी बांह पर घाव भरने लगे, त्वचा के फिर से जुड़ने से भाप उठने लगी। अविश्वसनीय, एलिस्टर ने अपने नए नए ठीक हुए हाथ को मोड़ते हुए सोचा। ये वे कौशल होंगे जिनके बारे में सिस्टम ने कहा कि मुझे भूत के हमले के बाद मिला है। अगर मैं अनुमान लगाऊं, तो रक्त हेरफेर मेरे शरीर में रक्त वापस लाने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, और रक्त उपचार, खैर उपचार। हालांकि मैं उन पर बहुत अधिक भरोसा नहीं कर सकता। आखिरकार मेरी सहनशक्ति अनंत नहीं है। उसने फिर से भेड़ियों पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी निगाहें सख्त कर लीं। एक और भेड़िया उस पर टूट पड़ा। एलिस्टर ने अपना वजन बदला, हमले का सामना करने के लिए तैयार। इस बार वह जानवर के झपटे के नीचे झुक गया, लेकिन उसके पंजे अभी भी उसके पैर को पकड़ने में कामयाब रहे। उसकी पैंट को फाड़ दिया और उसके मांस को चीर दिया। नोटिस, रक्त उपचार सक्रिय है। नोटिस, रक्त हेरफेर सक्रिय है। उसके पैर पर घाव से भाप उठ रही थी क्योंकि यह धीरे धीरे ठीक हो रहा था। एलिस्टर ने अपने दांत पीसते हुए दर्द को सहने की कोशिश की। उसने अपना गॉन्टलेट एक चौड़े चाप में घुमाया, भेड़िए को उसके बगल से काट दिया और उसे गिरा दिया। मुझे उनकी चालों का बेहतर अनुमान लगाने की ज़रूरत है। वे पैटर्न में हमला करते हैं। वे 4 पैर वाले प्राणी हैं, इसलिए हमला करने के लिए छलांग लगाने के लिए जिस तरह से वे आगे बढ़ेंगे, वह इंसानों या भूतों से बहुत अलग होगा। 2 भेड़िए अलग अलग कोनों से उस पर आए। एलिस्टर ने अपनी नज़रें सिकोड़ लीं और एक से बचने के लिए अपना शरीर घुमाया, लेकिन दूसरा उसके कंधे पर काटने में कामयाब रहा। उसके दांत उसकी त्वचा को रगड़ रहे थे। नोटिस, रक्त उपचार सक्रिय। नोटिस, रक्त हेरफेर सक्रिय। शांत हो जाओ, ध्यान लगाओ। उसकी पीली आंखें थोड़ी चमक उठीं, उसकी पुतलियां ज्यादा सरीसृप जैसी हो गईं। उसने खुद को केंद्रित करते हुए एक गहरी सांस ली। अगला भेड़िया झपटा और इस बार एलिस्टर तैयार था। वह एक घुटने पर बैठ गया और अपना गॉन्टलेट भेड़िए के पेट में ऊपर की ओर घुसा दिया। पंजे मांस और मांसपेशियों को चीरते हुए गहरे धंस गए। भेड़िया दर्द से चीखते हुए अपने पैरों पर गिर पड़ा। एक और भेड़िया झपटा। एलिस्टर एक तरफ लुढ़क गया, बाल बाल उसके काटने से बच गया। वह एक घुटने पर खड़ा हो गया और अपने गॉन्टलेट के पंजों से भेड़िए के पैरों पर वार करने लगा।
वह लड़खड़ा गया और उसने उसे गले पर एक तेज वार करके खत्म कर दिया। पंजे गहरे तक काट रहे थे। मुझे ये समझ में आ रहा है। उसने अपनी पीठ पर एक पंजा महसूस किया जो उसकी शर्ट और त्वचा को चीर रहा था। वह घूम गया। अपने गॉन्टलेट से बेतहाशा वार करते हुए हमलावर भेड़िए को पीछे धकेल दिया। नोटिस, रक्त उपचार सक्रिय है। नोटिस, रक्त हेरफेर सक्रिय है। घाव ठीक होने पर दर्द कम हो गया। उसकी पीठ से भाप उठ रही थी। अध्याय 40, पंजे और रोश। एलिस्टर के घाव ठीक होते ही भाप से भर गए, लेकिन दर्द अभी भी बना हुआ था। उसने सिंडर की ओर देखा, जो उसे ध्यान से देख रहा था। हमें चलते रहना चाहिए, एलिस्टर ने कहा। वहां और भी भेड़िए हैं। सिंडर ने सिर हिलाया। उसका विशाल शरीर थोड़ा हिल रहा था क्योंकि वह अगली लहर के लिए तैयार थी। वे जंगल में बिखरी हुई इमारतों के मलबे के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़े। सिंडर के हर कदम से ऐसा लग रहा था जैसे धरती कांप रही हो। जब वे ऐसा कर रहे थे, एलिस्टर अपने मुंह से धीरे धीरे भाप छोड़ रहा था। उसकी पीली आंखें बहुत चमक रही थीं, जिससे वह किसी राक्षस जैसा लग रहा था। भेड़ियों की अगली लहर तेजी से आई। वे छाया से बाहर निकले। उनकी आंखें चमक रही थीं और दांत बाहर निकले हुए थे। एलिस्टर ने अपने दस्ताने पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। उसका दिमाग केंद्रित था। चलो, इसे खत्म करते हैं। पहला भेड़िया उस पर झपटा और एलिस्टर ने आगे छलांग लगाई, अपने पंजों से उसके शरीर को चीरते हुए। खून की बौछार हुई और भेड़िया गिर गया, लेकिन उसके पीछे और भी भेड़िए थे। हालांकि वे हिचकिचाने लगे थे। उनके झुंड के सदस्यों की मौत उन्हें परेशान करने लगी थी और कुछ फीट पीछे विशाल ड्रैगन ने उनके डर को और बढ़ा दिया। वे भागते हुए चिल्लाने लगे। काय, एलिस्टर ने बड़बड़ाया। ठीक है सिंडर, उन्हें जला दो। सिंडर की लपटें आगे बढ़ीं, भेड़ियों के पीछे हटने वाले समूह को जला दिया जिन्होंने उन्हें घेरने की कोशिश की थी। गर्मी ने आसपास के मलबे को पिघला दिया, जिससे पिघली हुई धातु और पत्थर के पुल बन गए। लेकिन हमेशा ऐसे लोग होते थे जो अपने साहस का परीक्षण करने की हिम्मत करते थे, और दुर्भाग्य से उनका भी यही हश्र होता था। अंत में आखिरी भेड़िया गिर गया। उसका शरीर जमीन पर सिमट कर रह गया। नोटिस, खोज पूरी हुई। राक्षसों का सफाया 50/50। मिनी क्वेस्ट, एक अधिपति वह पूरा करता है जो वह शुरू करता है। क्वेस्ट विवरण, आपने अभी अभी सिल्वर भेड़ियों के एक झुंड को खत्म किया है। अब बस उनके अल्फा को खत्म करना बाकी है। इनाम, सैंड ड्रैकोनिक समलिंग कंडिट। एलिस्टर नरसंहार में खड़ा था और सिस्टम विंडो को देखता रहा। उसकी छाती धड़क रही थी और उसके शरीर से भाप निकल रही थी क्योंकि उसके घाव धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। उसने अपने माथे से पसीना पोंछा। उसकी आंखें किसी भी शेष खतरे के लिए क्षेत्र को स्कैन कर रही थीं। समन नाली, ड्रैगन को बुलाने के लिए। एक और, इसके अलावा अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैंने इतने सारे राक्षसों को मार दिया है, मैं स्तर क्यों नहीं बढ़ा पाया। ध्यान दें, जब खिलाड़ी को बुलाया जाता है तो प्राप्त अनुभव की मात्रा खिलाड़ी और उनके समन के बीच समान रूप से विभाजित होती है। समझ में आता है, मैंने स्तर नहीं बढ़ाया है क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं डी के बजाय एफ क्लास राक्षसों से लड़ने से अनुभव प्राप्त कर रहा हूँ, शायद कम ग्रेड मौजूद होने पर और भी कम। सिंडर ने पास आकर, उसकी लपटें धीरे धीरे टिमटिमा रही थीं। अच्छा किया मेरे प्रभु। एलिस्टर ने सिर हिलाया। अभी भी उसकी सांसें चल रही थीं। धन्यवाद, लेकिन हम अभी तक समाप्त नहीं हुए हैं। अल्फा अभी भी वहां है। वे खंडहरों और मलबे के बीच से अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते रहे। हवा ठंडी होती गई। एलिस्टर का दिमाग केंद्रित था, जो भी आगे आए उसके लिए तैयार। वे आखिरकार एक बड़े समाशोधन में पहुंच गए, जहां बचे हुए भेड़िए इकट्ठे हुए। बीच में सिल्वर वुल्फ अल्फा खड़ा था। उसका फर गहरा, लगभग धातु जैसा सिल्वर था। जानवर की आंखें नीली रोशनी से चमक रही थीं और उसकी उपस्थिति शक्ति और प्रभुत्व का एहसास करा रही थी। नीली प्रतिभा प्रणाली विंडो दिखाई दी, जिससे उसकी जानकारी सामने आई। राक्षस, सिल्वर वुल्फ अल्फा। रैंक सी, क्लास बड़ा। कुल लड़ाकू शक्ति 6000। एलिस्टर ने सिंडर की ओर देखा, जिसने सिर हिलाया। तुम्हें पता है कि क्या करना है। मैं दूसरों का ख्याल रखूंगी, उसने जवाब दिया। उसकी आवाज़ स्थिर थी। एलिस्टर आगे बढ़ा। उसकी आंखें सिल्वर वुल्फ अल्फा पर टिकी हुई थीं। जानवर ने एक धीमी गड़गड़ाहट की। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। अल्फा भेड़िया उस पर झपटा। उसकी गति और शक्ति को देखा जा सकता था क्योंकि उसके पैरों के नीचे धरती हिल रही थी। एलिस्टर के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था। वह एक तरफ लुढ़क गया क्योंकि जानवर के विशाल पंजे हवा में उस जगह पर वार कर रहे थे जहां वह भी खड़ा था। वह एक घुटने पर खड़ा हुआ और अपने दस्ताने से अल्फा की कमर पर वार करने लगा। पंजे फर और मांस को चीर रहे थे, लेकिन अल्फा ने मुश्किल से ही हिम्मत दिखाई। उसकी मोटी खाल ने ज्यादातर नुकसान को झेल लिया। भेड़िए ने अपना विशाल पंजा उस पर घुमाया और एलिस्टर ने झुककर अपने सिर के ऊपर हवा का झोंका महसूस किया। उसने भेड़िए के पेट पर एक तेज वार किया, लेकिन अल्फा मुड़ गया। उसका शरीर तेजी से और फुर्ती से आगे बढ़ रहा था।
अगले ही पल उसके दांत एलिस्टर की बांह पर चुभ रहे थे। उसने समय रहते पीछे हट लिया। भेड़िए के जबड़े उसकी त्वचा से कुछ इंच की दूरी पर बंद हो गए। एलिस्टर ने सोचा, ये चीज़ बाकी सभी से ज़्यादा तेज़ और मजबूत है। उसका दिमाग तेज़ी से चल रहा था। मुझे और तेज़, ज़्यादा सटीक होना चाहिए। उसकी चमकती हुई सरीसृप आंखें और भी ज़्यादा केंद्रित हो गईं। अल्फा ने फिर से हमला किया और एलिस्टर ने अपने आसपास के मलबे का फ़ायदा उठाते हुए एक तरफ छलांग लगाई। उसने एक गिरी हुई इमारत को धक्का दिया और खुद को भेड़िए की पीठ पर फेंक दिया। उसके पंजे अंदर धंस गए और उसने उन्हें भेड़िए की रीढ़ की हड्डी के नीचे खींच लिया, लेकिन अल्फा ने छलांग लगाकर उसे नीचे गिरा दिया। एलिस्टर ज़मीन पर गिर गया और लुढ़क गया। ठीक उसी समय अपने पैरों पर खड़ा हो गया जब अल्फा ने हमला किया। वह उछला, एक ढहती दीवार पर उतरा और ऊंचाई हासिल करने के लिए उसका इस्तेमाल किया। भेड़िया दीवार से टकराया जिससे वह टूट गई, लेकिन एलिस्टर पहले से ही आगे बढ़ रहा था। उसके दस्ताने चमक रहे थे और वह अपनी ताकत जुटा रहा था। अल्फा घूम गया, उसकी आंखें उस पर टिकी थीं। एलिस्टर मुस्कुराया, बाधाओं के बावजूद उसका आत्मविश्वास बढ़ रहा था। वह आगे बढ़ा, भेड़िए के वार के नीचे झुक गया और उसके पैरों पर वार किया। पंजे गहरे कट गए और अल्फा दर्द से चिल्लाया, थोड़ा लड़खड़ाते हुए। पकड़ा, लेकिन जीत अल्पकालिक थी। अल्फा जल्दी से संभल गया, उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने झपट्टा मारा और एलिस्टर मुश्किल से अपने दस्ताने से उसे रोकने में कामयाब रहा। उसका विशाल पंजा एलिस्टर के पेट से बहुत जोर से टकराया, जिससे उसे खून की खांसी हुई। प्रभाव के बल ने उसे पीछे की ओर खिसका दिया। उसके पैर जमीन में गड्ढे खोद रहे थे। भेड़िया नहीं रुका। वह एक पल में उस पर टूट पड़ा, अपने पंजों से जितनी जल्दी हो सके उतनी तेजी से काटता और काटता हुआ। एलिस्टर ने चकमा दिया और जितना हो सका उसका मुकाबला किया। जैसे जैसे वह एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहा था, उसकी हरकतें और भी हताश होती जा रही थीं। उसने महसूस किया कि एक पंजा उसकी पीठ पर चोट कर रहा है, उसके मांस को चीर रहा है। जैसे ही उसने कुछ दूरी हासिल करने की कोशिश में बैकफ्लिप किया। सूचना, रक्त उपचार सक्रिय। सूचना, रक्त हेरफेर सक्रिय। घाव ठीक होने पर भाप उठ रही थी, लेकिन दर्द और थकान उस पर हावी होने लगी थी। मैं इसे हमेशा के लिए जारी नहीं रख सकता, उसने अपने दांत पीसते हुए सोचा। मुझे इसे खत्म करना है।